हे विद्यार्थियों, वैदिक न्यूमरोलॉजी की तीसरी कक्षा में मैं आपको अंकों के संदर्भ में कुछ और बहुमूल्य जानकारियां देने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने अपनी विवेचनाओं द्वारा पिछली 2 कक्षाओं में आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी के आविर्भाव के संदर्भ में बतलाया था। अब इस कक्षा में मैं आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत आने वाली अंकों के बारे में इसी कक्षा में बतलाने जा रहा हूं। वस्तुतः वैदिक न्यूमरोलॉजी की उपयोगिता को जब हम अंकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसका एक खास पैटर्न होता है। अंकों के उस पैटर्न को वैदिक ज्योतिष में यानी वैदिक ज्योतिष की अंक विद्या में अष्टमंगला कहा गया है। अब ये स्पष्ट है, 8 अंक तक होती है, ये 1 से लेकर 8 तक, और कल्याणकारी अंक माना है। जैसे भगवान पराशर ने ग्रहों को दिव्य ग्रह माना है, या अंकों को कल्याणकारी अंक मान लिया, चाहे उसकी जो प्रकृति है वो अशुभ क्यों ना हो। इसमें मैं एक बार आपकी पुनरावृत्ति कर दूं। अंक 1 सूर्य का अंक है, अंक 2 मंगल का अंक है, अंक 3 गुरु का अंक है, अंक 4 बुध का अंक है, अंक 5 शुक्र का अंक है, अंक 6 शनि का अंक है, अंक 7 चंद्रमा का अंक है, तो अंक 8 राहु का एवं अंक 9 केतु का अंक है। तो इसमें अष्टमंगला अंक निकाला जाता है और वो ज्योतिष सकता है, लेकिन ये कठिन है और बहुत कम, मेरे ख्याल न के बराबर ही ज्योतिषी होंगे जो अपने जातक के लिए, अपने जो उनके पास जातक आता है उसके लिए अष्टमंगला अंक स्वयं निकाल सके। मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं होंगे, पर मेरा तो वर्षों का अनुसंधान है। तो ऐसी स्थिति में अंक विद्या का ज्ञान पाकर ज्योतिषी स्वयं भी जातक से अष्टमंगला अंक पूछ सकता है। अब ये अष्टमंगला अंक क्या है, आइए विचार करते हैं। ये 3 अंकों का एक क्रम है, आप जरा ध्यान से देखिए। 3 अंकों का क्रम है, देखिए 3 अंक है, 3 अंकों का क्रम है।
हमेशा याद रखिए इसमें 0 और 9 ये 2 अंक नहीं होंगे, बिल्कुल याद रखिए। वैसे तो मैंने 0 और 9 अंक से भी भविष्यवाणियां कर रखी है इस अंक में, लेकिन वो इस कक्षा का विषय नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि 0 और 9 अंक इसमें नहीं आते हैं, तो इसका मतलब जो ये अष्टमंगला अंक है वो 111 से प्रारंभ होके और 888 तक होता है, ना इससे अधिक होता है, ना 111 से कम होता है। 120 भी नहीं होगा, 110 भी नहीं होगा, 111, 112, 113 इस तरह के होते हैं। जहां पे 9 आ जाए या जहां पे इसमें 0 आ जाए तो वो अंक अष्टमंगला माना जाता है। ये बिल्कुल ये सदैव ध्यान रखिए। अब यहां एक समस्या ये आती है, यदि आप इस विद्या के बारे में सीख गए, उसे उपयोग करना चाह रहे हैं, तो आपको तो ये पता नहीं कि अंक निकाला कैसे जाएगा। जो जातक आपके पास आ रहा है या जो जिस जातक की सूचना आपके पास आई है, तो आप उसी जातक से पूछेंगे। तो वो हो सकता है कि 111 से 888 के बीच में अंकों में आपको 120 बोल दे या 110 बोल दे, या गलती से समझ में नहीं आया 999 बोल दे, या आप बोलेगे 3 अंकों वाला कोई संख्या बोलो तो वो हो सकता है 111, 222, 333 बोल दे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा इस पद्धति को प्रयोग करना, क्योंकि ये तीसरी कक्षा है। और हाँ, मैं तो जानता हूं कैसे कर सकते हैं। मैं तो आने वाले से पूछता ही नहीं अंक, पहले पूछता था। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि जब मैंने असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1983 मेरी अवस्था 16 साल की थी, तब मैंने आधुनिक अंक विद्या यानी कि न्यूमरोलॉजी पढ़ी। 2 साल तक उसको मैंने सीरियसली अध्ययन किया। फिर मैंने जब देखा रिजल्ट नहीं आ रही, बातें गलत हो रही, मैंने छोड़ दिया। लेकिन वो भी तब भी 88 तक खिंचा मामला, 88 तक खिंचा मामला। लेकिन फिर समझ लीजिए कि 90 के प्रारंभ या 89 दिसंबर के बाद से समझ लीजिए मैंने ज्योतिष को अपना लिया, ज्योतिष से भविष्यवाणियां शुरू कर दी, और तथाकथित जो आधुनिक न्यूमरोलॉजी है उसको मैंने छोड़ दिया। और उन्हीं ज्योतिष ग्रंथों को जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे अष्टमंगला करके एक विद्या मुझे मिल गई प्रश्न मार्ग में। कुछ साधारण से श्लोक थे, मैंने रिसर्च किया, पहले उन श्लोकों को जो एक सांकेतिक रूप में थे उसको ढाला, बुद्धि से अपने समझा, परमात्मा की अनुकंपा हुई, समझा, ढाला, उसके रहस्य को समझा। फिर मैंने उसको, और ये देख लीजिए करीब करीब 2004 से मैंने जो इंटो लगा था तो पहले से आ रहा था। 2004 के बाद से मैंने बहुत सारी सटीक भविष्यवाणियां मात्र अष्टमंगला जो है अंक के ऊपर कर दी, अष्टमंगला अंक कह सकते हैं इसको, उसके ऊपर मैंने करी। फिर मैंने इस पर रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया, तो जिसे मैं इक्विवेलेंट हॉरोस्कोप कहता हूं, यानी सापेक्ष जन्म पत्री कुंडली, जिसके अंदर जन्म समय और जन्म तिथि की जरूरत नहीं होती है किसी का कोई ना, तो वो भी मैंने इससे विधि निकाल ली। चलो वो उसका जो है वर्णन का विषय नहीं है। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि 111 जो अंक है इससे प्रारंभ हो जाते हैं। तो मैं आगे आपको बताता हूं, इसका सबसे जो महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसी भी जातक के त्रिकाल देखने का, यानी उसका भूत कैसा रहा, वर्तमान कैसा, भविष्य कैसा। तो आप ये देख रहे हैं कि जो अष्टमंगला अंक है, अष्टमंगला अंक है, वो 3 डिजिट का होता है। तो जो 100 की डिजिट होती है, डिजिट 100 का, यानी
जो होता 100 डिजिट, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो डिजिट होती है, लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए ये 1 यहाँ हो गया, ये 8 हो गया इसका, ये लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट, वो व्यक्ति के जो जातक जो आपके पास आया है या जिसके बारे में आप जो उसका जो विचार कर रहे हैं, उसके भूतकाल को, पास्ट को बताएगी, अधिक लंबे पास्ट को नहीं बताएगी। सोचिए कि आप इतना मान लीजिए कि आपके पास आया, उससे 1 साल पहले तक का पास्ट को बता देगी। मेरी छोड़ो, मैंने तो उससे भी लंबा देख लिया है। लेकिन सामान्य गणना में वो उसका 1 साल से पहले का पास्ट बता देगी, एक की आपके आने की तिथि से 1 साल पीछे खिसका लो, उसी तिथि से बाद के बीच में क्या क्या संभावना हुई वो बता देगी। जो मध्य डिजिट है, जो टेंथ डिजिट जिसको कभी 1 है, इसमें 8 है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो 1 डिजिट है, ये जो बीच की जो डिजिट है ये, और इसमें देखो तो ये डिजिट है, ये आपका, यानी आपके जो जातक आ रहा है, जो आपके पास जो आपका क्लाइंट आ रहा है, उसका वर्तमान क्या चल रहा है वो बता देगी। और जो यूनिट डिजिट है, यानी इकाई का अंक, सैकड़े का अंक तो हमने बता दिया, दही का बता दिया, और ये इकाई का अंक जो है यूनिट डिजिट, यानी जो राइट हैंड साइड की डिजिट है, वो आपको उसका भविष्य फल बता दे। होता है, मैंने स्पष्ट किए, आप भी कर सकते हैं। मेहनत तो है, मेहनत किस काम में नहीं होती, किस काम में मेहनत नहीं होती है। लेकिन यहां मैं एक बात आपको आगे वाली आने वाली कक्षाओं में उसको मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। मूलतः भविष्य, जो भूतकाल का जो यानी लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट है, उसका उपयोग जरा कम ही होता है। ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, क्योंकि भूत के आधार पर ही आपका, भूत से ही जो आपका वर्तमान प्रकट होता है, वर्तमान से भविष्य, मान लीजिए इस बात को, समझे। तो आधारशिला तो भूत में रखी जाती है किसी भी काम की, वर्तमान उसका जो है या तो डिस्ट्रक्शन होता है या रिफॉर्म होता है, और भविष्य जो होता है उसकी जो आधारशिला है वो वर्तमान में रखी जाती है। तो इसलिए इस अष्टमंगलांक में मध्य की जो डिजिट है, यानी सेंटर डिजिट या जो मिडिल डिजिट है, उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। या मैं आगे आने वाली कक्षाओं में विचार करूंगा, आपको मैं करूंगा, इस कक्षा में नहीं करूंगा। इसमें तो समझ लीजिए कि ये कैसे जो है त्रिकाल देखने में किसी भी व्यक्ति का इस जो है इस अष्टमंगलांक से ज्योतिषी को मदद मिलती है। अब ये शरीर की व्यवस्था भी बतलाता है, कहाँ रोग है, कहाँ नहीं है, कौन से हिस्से में है। यानी यदि आप देखें तो इसमें मैंने क्या बताया है, देखिए, सर से लेके, यानी सर से लेके और नेक यहां तक, ये जो भाग है, ये आपका लेफ्ट डिजिट से पता चलता है। कैसे, मैं हल्का सा इसमें इशारा दे दूंगा आपको। और जो गर्दन से नीचे और वेस्ट तक का भाग है, उसके बारे में मिडिल डिजिट से उसके रोग आदि, स्वस्थ आदि का बारे में पता चलता है, जो रोग होते हैं। और जो वेस्ट से नीचे का भाग है, यानी पैर की तलहटी तक का समझ लो, वो यूनिट डिजिट यानी राइट डिजिट से पता चलता है। अब हल्का सा उदाहरण दे देता हूं। मान लो 6 का जो कि शनि का अंक है, वो राइट लेफ्ट डिजिट, सॉरी माफ कीजिए, लेफ्ट डिजिट में आ गया है, समझे। तो अब ये 3 डिजिट है, मैंने सिर्फ शनि का 6 में ले लिया है, तो 6 अशुभ अंक है, मैंने पहले ही बताया, शनि का अंक है। तो इसका मतलब सर में कुछ समस्या, चक्कर आना, ये जो वात संबंधी कोई सर में क्या हो सकता है, वहां सर से लेकर नेक तक के बीच में। इसी तरह यदि
जो लेफ्ट अंक है, लेफ्ट का जो डिजिट है वो 7 है, यानी चंद्रमा का है। तो शुभ विचार का संचय या जो शुभता हो रही है, शांति पड़ रही है मस्तिष्क के अंदर, ये सब चीजें मतलब सर से लेके और गले तक के बीच में। तो इस तरह इसका सूक्ष्म अध्ययन करने से संभावित रोग जानने में मदद मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पता चल जाता है, मदद मिलती है। और मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, अगर कोई से डॉक्टर सीखेगा तो ज्यादा अच्छा कर सकता है, समझे। मैं तो ये बता दूंगा समस्या चल रही है, हाँ समझ में आ गया तो बता दूंगा किस जगह चल रही है, वरना समस्या बता दूंगा कि अरिष्ट योग चल रहे हैं, शारीरिक शरीर के लिए प्रबल अरिष्ट चल रहा, समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं, भूल जाओ सारी जो उन्होंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करके कर रखी है चीजें। जिस कॉम्बिनेशन को मैं प्रिडिक्ट करता हूं, आदमी बिस्तर पे आ जाता है अपनी दुर्बलता के कारण, क्योंकि उसके ग्रह योग दर्शा रहे होते हैं। तो उस समय यदि कोई एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट भी देखेगा उसको, जो जो एस्ट्रोलॉजर है, वो भी पिन पॉइंट नहीं कर पाएगा कि मैंने कैसे बता दिया। वो तो ये कहेगा बीमारी के योग ही नहीं है। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। वो उस समय कहेगा बीमारी की योग ही नहीं है, जबकि मैं ये बता देता हूँ कि हाँ शरीर का ध्यान रखना। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, हाँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि देखो डॉक्टर इसको करेगा तो वो काफी हद तक सटीकता के निकट पहुंच जाएगा, ये बात सही। लेकिन उसको अध्ययन मनन चिंतन करना पड़ेगा बहुत इसके ऊपर। अब आते हैं यहां थोड़ा सा विरोधाभास आप देखें, तो मैं आगे बताने जा रहा हूं तत्वों के बारे में। अंक जो है तत्वों को प्रदर्शित करते हैं। विरोधाभास मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक नंबर सूर्य का तो आप ये कहेंगे अग्नि तत्व होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, यह कुछ विरोधाभास है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे ग्रहों को एक क्षण के लिए भूल जाइए, अंकों को याद रखिए, बस मैं इतना कह सकता हूं। बाकी तो अगर हम तर्क देंगे तो वो खींचतान वाली बात बन जाएगी। तो आप सामान्यतः ये समझ लीजिए कि जितने भी विषम अंक हैं, यानी कि और जितने भी और नंबर हैं वो सब शुभ हैं, और जितने भी सम संख्या, सम जो है क्रमांक है, यानी कि इवन नंबर है, वो अशुभ है। बस ये समझ लीजिए, यही इसका तथ्य है। 1 3 5 7 ये शुभ अंक है, और 2 4 6 8 ये अशुभ अंक है। इतना समझ लीजिए। चार बुध का इसलिए अशुभ है। वो मैं कैसे बुध का 4 अंक शुभ हो जाता, मैंने पिछली कक्षाओं में सविस्तार बता दिया, देख लेना। हाँ, तो अब आते हैं जो पृथ्वी तत्व की का अंक है वो 1 और 3 है, सूर्य और गुरु। आप इसे सूर्य गुरु मत समझिए, 1 और 3 समझिए। वो पृथ्वी तत्व का अंक है। जलीय तत्वों का अंक 5 और 7 है। वैसे तो ये बिल्कुल फिट बैठता है, 5 जो है शुक्र का है और 7 चंद्रमा का है, लेकिन आप 5 और 7 समझिए। 2 अंक ये आग्नेय अंक है, अग्नि तत्व का अंक है, और 2 का जो अधिष्ठाता ग्रह है वो मंगल है। चलो ये भी फिट बैठती है इसमें। 6 अंक जो है वो शनि का है, वो वायु तत्व का अंक फिट बैठती है बात। बुरा है 6 जो इवन नंबर है। जो आकाश तत्व है वो आकाश तत्व के अंक है वो 4 और 8 है, ये सही नहीं बैठती बात। 4 अंक बुध का है। वैसे तो नैसर्गिक जो आकाश तत्व है आकाशीय है, जो मतलब आकाश तत्व संपन्न ग्रह है वो तो गुरु है, जो किसमें जो है 3 नंबर को जो है पृथ्वी तत्व माना प्रधान। लेकिन मैंने कहा कि ये अंक जो है बहुत ही, अंकों को समझिए। तो जो आकाशीय अंक है वो तो बुध है, यानी बुध मत कहो तो 4 का अंक है और 8 का अंक है, ये आकाशीय अंक है, मतलब अशुभ है। तो इनमें से जलीय तत्व अंक है और
पृथ्वी तक अंक शुभ माने गए, यानी 1 3 5 7, वही आ जाती है बात, 1 3 5 7 ये शुभ अंक माने गए। 2 6 4 8 अशुभ माने। लेकिन अगर आप देखें कि किसी जातक ने कोई ऐसा नंबर है, ये 3 डिजिट वाला अष्टमंगलांक, जिसके अंदर जो मध्य यानी मिडिल डिजिट और यूनिट डिजिट वो अग्नि तत्व अंक यानी 2 और जलीय तत्व अंक यानी कि 5 या 7 या 2 5 लगे 25 है, तो लास्ट का मान लो 2 और 5 है, तो अग्नि और जल में मेल नहीं होता है। अगर ये बीमारी संबंध में क्वेश्चन है तो बीमारी की आप बीबीसी का समझ सकते हैं कि कितनी गहरी जाएगी, समझ लीजिए, इनमें मित्रता नहीं है आपस में। लेकिन अगर वही अंक मान लो 1 3 7 है, तो 3 किसका है? पृथ्वी का, और 7 है पानी का, इनमें मित्रता है। तो समझिए इष्ट सिद्धि होगी। कोई बीमार पूछता है तो बीमार ठीक हो जाएगा, ये मान के चलिए। लेकिन अशुभ अंकों से भी, यानी कि जो सम अंक है, जो कि अशुभ ग्रहों के अंक माने गए हैं, अशुभ अंक माने गए हैं, ग्रहों को नहीं कहना चाहिए, अशुभ अंक माने गए हैं, उसमें से भी कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, योग आ जाते हैं, जो कि एक शुभ परिणाम दे देते हैं। जैसे अग्नि और वायु में मित्रता है, तो यदि 126 अंक आ जाएगा तो मंगल और शनि का हो जाएगा, मंगल और शनि का। तो 2 और 6 यानी कि या 162 हो जाएगा, तो 6 और 2 मान लो, मानी 6 2 बाद में आना चाहिए, एक मतलब मिडिल डिजिट और यूनिट डिजिट, 6 2 हो गया, 2 6 हो गया। ये क्योंकि अग्नि में और जल में मित्र, माफ कीजिए, अग्नि में और वायु में मित्रता है, तो ये शुभता देगा, ये शुभता देगा। हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज संक्षेप में आपको यह बतलाया है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी का प्रायोगिक रूप कैसे प्रारंभ होता है, और क्यों ये वैदिक जो न्यूमरोलॉजी है वो अन्य सभी अंक शास्त्र की सभी शाखाओं से जो है उत्तम है। इसका ग्रहीय बेस भी है, इसका ग्रह का बेस है, इसका जो आधार है वो ग्रह नक्षत्रों का आधार है। मैं आगे आने वाली कक्षाओं में इसका विस्तार से विवेचना करूंगा, और संभव हुआ तो कुछ मेरी भविष्यवाणियां जो अंकों के आधार पर हुई है उनका भी मैं बताऊंगा कि मैंने किस किस कैसे कैसे करी। इसको डिटेल तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल सुनेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। मैंने कुछ आर्टिकल लिखे, एक आर्टिकल लिखा है वो मैंने जो है देख लेना, आर्टिकल मैंने अपनी वेबसाइट पे और कई जगह है वो आर्टिकल, मेरे शायद पेज पे भी है मेरे उसमें। तो वो एक ऑनलाइन प्रेडिक्शन थी, वो एडवांस रिसर्च पे आधारित है, हाउ टू प्रिडिक्ट विदाउट हॉरोस्कोप। अब सर्च बार में करेंगे तो ये खुल जाएगा, आर्टिकल देखना पड़ेगा। तो इसको मैंने ऑनलाइन फेसबुक पे मैंने प्रेडिक्शन किया था, उसका मैंने आर्टिकल बना के डाल दिया, जो बिल्कुल ठीक हुई थी प्रेडिक्शन मेरी। पर वो एडवांस है, समझ नहीं आएगा आप लोगों को, ये मैं जानता हूँ, बहुत एडवांस है। तो इस जो अल्प जो मतलब शॉर्ट टाइम जो ये क्लासेस चल रही है, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि अष्टमंगलांक निकाला कैसे जाता है, ये नहीं बतलाऊंगा मैं, क्योंकि ये विषय थोड़ा अध्यात्म का भी हो जाता है। क्योंकि ज्योतिषी को जो है आध्यात्मिक आध्यात्मिक बल संपन्न भी होना चाहिए, वही निकाल सकता है इस अंक को। वरना निकाल तो सब सकते हैं, अपने दिमाग से निकल जाएगी, लेकिन वो चीज कंटिन्यूस नहीं रह पाएगी।
हाँ, इस प्रणाली को आप समझ सकते हैं, जो ये जो टैरोट जैसी एक चल रही है ना विद्या, वो इसी से निकली है, बिल्कुल इससे निकली है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो गलत है, और ये भी नहीं कह सकता वो ठीक है, क्योंकि एक्सपर्ट के लिए ना तो कुछ गलत होता ना ठीक होता। क्योंकि मैं अभी भी कहूंगा, ज्योतिष है या जो भी भविष्य की, वर्तमान की, या जो भी ऐसी विद्या है, ये विज्ञान नहीं है, मतलब साइंस, आज की साइंस नहीं है ये। नई साइंस में के अंतर्गत ये आती हैं चीजें। ये तो ऐसा शास्त्र है जैसे गणित शास्त्र हो गया, सामाजिक शास्त्र हो गया, ऐसा शास्त्र है। तो मैं जो भी ज्योतिषी से देख रहे हैं, खासकर जो लर्नर और रिसर्चर है, वो कृपया इस बात को ध्यान से समझे मेरी इस बात को, कि ये विज्ञान ऐसा विज्ञान नहीं है, ये साइंस नहीं है, मॉडर्न साइंस से मतलब नहीं है इसका दूर दूर तक। ये तो एक अपना एक दूसरा एक विद्या है ये तो, जैसे समाज शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है? गणित शास्त्र है, ये ऐसी एक विद्या है। गणित कोई विज्ञान नहीं है, साहित्य कोई विज्ञान नहीं है, ये इसी की तरह की विद्या है, कोई इसका विज्ञान से लेना देना नहीं है। सटीक फल, ज्योतिष का जो ज्योतिषी का जो जाना जाता है, वो अपने सटीक भविष्यवाणियों से जाना जाता है। मतलब संगीत की किताबें पढ़ ली और संगीत आता नहीं, तबला रख दिया तो पसीने छूट गए, ये क्या बात हुई? वैद्यक पढ़ लिया, मेडिकल पढ़ लिया, और बीमार के सामने गए तो हाथ पैर फूल गए। और वैसा लिख रहे हैं आप, बड़े बड़े ब्लॉग, बड़े बड़ी मैगजीन में आर्टिकल दे रहे हैं, कैसे देखा जाए, कैसे बीमारी का ठीक की जाए, और मरीज के सामने आते हाथ पैर फूल गए, ये क्या बात हुई? विद्यार्थियों, ये बड़े बड़े आर्टिकल लिखना बंद करो, भविष्यवाणी कैसे की जाती है इस पर ध्यान दो, और तो भगवान भविष्यवाणी सिद्ध हो, सत्य हो जाए, उस पर बड़े बड़े लेख लिखो, कैसे करिए। ज्योतिष मनन का विषय है, चिंतन का विषय है, आध्यात्मिक विषय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा यहीं तक, खुश रहो, नमस्कार।